नमस्कार दोस्तों। महात्मा गांधी कितने सही और कितने गलत। कल उनका पुण्यतिथि था 30 जनवरी। मैंने फेसबुक पर कहीं भी महात्मा गांधी की कोई तस्वीर नहीं देखी, न कोई कमेंट्स, न उनके बारे में कुछ। ये इसलिए होता है क्योंकि आप भी याद करिए, आपके साथ भी यही होता है। आप किसी के साथ 100 बार अच्छा करें, लेकिन आप एक बार गलत कर दें तो लोग आपकी सिर्फ वो गलती याद रखते हैं, अच्छा ही भूल जाते हैं। तो जो आपके साथ हो रहा है वही गांधी जी के साथ हो रहा है। गांधी जी पर बोलना बहुत मुश्किल है क्योंकि न तो वो मेरे समकालीन हैं, न वो आपके समकालीन हैं। न आप गांधी जी के ज़माने में थे, न हम गांधी जी के ज़माने में थे। लेकिन फिर भी मैं गांधी जी पर बोलना चाहता हूँ क्योंकि बचपन से मुझे आज तक जो कुछ भी गांधी जी के बारे में पढ़ाया गया है उसका संस्कार तो पड़ता है। एक मुस्लिम के बच्चे को अगर हिंदू घर में पालन पोषण मिले तो रामायण गीता को अच्छा करने लगेगा, प्रशंसा करने लगेगा। या इसके विपरीत किसी हिंदू बच्चे को मुस्लिम के घर में अगर पढ़ाया लिखाया जाए तो उसको नमाज, इस्लाम, हर चीज़ की वो इज्जत करेगा। उसी तरह से हमको बचपन से जिस तरह से पाला पोसा गया है, बचपन से किताबों में पढ़ता था महात्मा गांधी राष्ट्रपिता थे, महात्मा गांधी साबरमती के संत थे, महात्मा गांधी की जितनी भी प्रशंसाएं मैंने बचपन सुनी। मैं खुद जब भी झंडा फहराता था तो बोलता था महात्मा गांधी की जय। लेकिन इस बार जब झंडा फहराया गया तो कहीं कहीं मैंने देखा कोई महात्मा गांधी की जय नहीं कर रहे, बाकी सब बातें हो रही थी। तो मेरे मन में जो बचपन से आज तक जो संस्कार दबा हुआ है गांधी जी के प्रति, आज मैं उस पर बोलना चाहता हूँ। सोशल मीडिया पर बहुत कुछ लोग गांधी जी पर बोल जाते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि गांधी जी के मरने पर आइंस्टीन ने कहा था कि एक हार्ड मांस का भी आदमी धरती पर था, कोई विश्वास नहीं कर सकेगा। तो क्या आइंस्टीन वाकई बेवकूफ़ था जो गांधी जी को पहचान नहीं पाया? या फिर गांधी जी के मरने के बाद उनके जहाँ पर उनका दाह संस्कार हो रहा था वहाँ पर ओशो और मस्तो बाबा दोनों पहुँचे थे। ओशो रोते हुए पहुँचे थे। तो क्या ओशो इतने बड़े मूर्ख थे जो गांधी जी के शव यात्रा में शामिल हुए थे? और मस्तो बाबा ओशो के गुरु समान थे। ये बात मेरे मन में थी कि कोई कुछ भी बोल देता है और हम लोग वीडियो पर देख लेते हैं, सुन लेते हैं। तो आज मैं उनके बारे में जो भी एक दो बातें मेरे मन में है मैं कहना चाहता हूँ, और आपके कमेंट्स का मैं बिल्कुल स्वागत करूँगा। आप इस पर जो कुछ भी करना चाहेंगे मैं बिल्कुल सुनने को तैयार हूँ। सबसे पहले तो जो मेरे मन में बात है उनके बारे में मैं वो सब बात उठाऊंगा, चाहे वो भारत के बंटवारे की बात हो या फिर भगत और सुभाष चंद्र बोस के क्रांति को इन्होंने जो रुख मोड़ दिया, या कोई भी बात हो। और अंत में उसका एक समाधान भी मेरे मन में है, मैं वो भी कहूँगा। आपका समय ज़्यादा नहीं लेते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि पहली बात कि गांधी जी जीवन भर झूठ नहीं बोले, और ये करोड़ों साल बीत जाए या आने वाले करोड़ों लोग, असंभव है कि आप जीवन में कभी झूठ न बोलें। हर आदमी झूठ बोलता है, और मैं समझता हूँ कि जब ओशो और बुद्ध जैसे आदमी भी प्रवचन करते हैं तो वो भी झूठ बोलते हैं। जब गौतम बुद्ध के सामने कोई चोर आकर बैठता है तो बुद्ध एक झूठी कहानी कहने लगते हैं कि 2 महीना पहले मैं कहीं गया था, वहाँ एक चोर को लोगों ने पीट दिया, इसलिए चोरी नहीं करना चाहिए। तो बुद्ध और ओशो जैसे लोग भी उपदेश देने के लिए झूठ का इस्तेमाल करते हैं, पर महात्मा गांधी ने कभी कोई झूठ नहीं बोला। ये बहुत बड़ी बात है, ये आम आदमी के बस की बात नहीं है। और कोई भी आदमी झूठा और कैसा कैसा आदमी उनके बारे में कुछ भी बोलते रहे। तो आज मैं कहना चाहता हूँ कि जीवन भर झूठ न बोलना बहुत असंभव टाइप का है। मुझे तो लगता ही नहीं कि ऐसा कोई आदमी कभी होता होगा। हाँ, हरिश्चंद्र जी की बात कुछ और है, मैं उस पर किसी और दिन बात करूँगा। सत्य हरिश्चंद्र के बाद अगर मुझे कोई आदमी अच्छा लगा तो गांधी जी। और गांधी जी के जीवन में बात आता भी है कि उन्होंने बचपन में सत्य हरिश्चंद्र का नाटक देखा था जिससे वो प्रभावित हुए थे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ पहली बात कि वो एक अमीर परिवार के लड़के थे। अमीर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो लड़का इंग्लैंड में पढ़ने गया हो वो गरीब तो नहीं हो सकता है। चाहते तो अपना जीवन सुख से बसर कर सकते थे, लेकिन वहाँ जाने के बाद बाहर में जब वो दक्षिण अफ्रीका में जब उन्होंने अंग्रेज़ों का जुल्म देखा तो उनके मन में आया, और वहाँ वो 21 साल रह गए थे साउथ अफ्रीका में, और उनके मन में आया कि अंग्रेज़ों के खिलाफ़ कुछ न कुछ करना चाहिए। और भारत आने के बाद वो यहाँ भी जब चंपारण जो गए थे नील वाले मामले में, तो अंग्रेज़ों के खिलाफ़ उन्होंने अपना आंदोलन शुरू किया। उसके बाद से आप ध्यान दीजिएगा, उन जहाँ भी पूरे देश में जाते थे उनको बहुत सारा चंदा सहयोग राशि मिलता था। यहाँ तक कि झड़िया आते थे तो लोग कहते हैं ब्लैंक चेक उनको मिलता था, या पूरे देश में उनको इतने पैसे मिलते थे। चाहते तो अपना ज़िंदगी बहुत सुख से काट सकते थे, लेकिन उन्होंने उस पैसे का निजी तौर पर कितना उपयोग किया वो आप भी जानते हैं। मेरे तरफ से तो नहीं किया, पैसे की कमी नहीं थी, उनको लाखों करोड़ रुपया आराम से लोग देते थे। लेकिन उनका जीवन देखिए कितना सादा है। जहाँ वो एक सिर्फ धोती पहनते हैं, उनके बारे में एक कहानी है, यह सच्चाई है कि कलकत्ता में कहीं एक पति पत्नी, एक बूढ़ी औरत गांधी जी के सामने आई और आकर के बोली कि, आकर पैर छुआ गांधी जी का और बोली कि जरा रुकिए, मेरे पति भी आने वाले हैं। तो गांधी जी ने कहा तुम्हारा घर कौन सा है? तो उसने कहा यही है मेरा घर।
तो गांधी जी बोले तुम्हारे पति साथ में क्यों नहीं आए? तो वो बोली हम लोग के पास एक ही कमीज है ना, अभी हम यह कमीज उनको देंगे तो वो पहन करके आएंगे। गांधी जी का दिल रो पड़ा और उस दिन से उन्होंने, गांधी जी सिर्फ एक धोती पहनते थे। सर वो आदमी सुख का तो कम से कम शौकीन नहीं थे। उसके बाद देखिएगा उनका सफाई वाली बात, सफाई पसंद इंसान, उनको जब भी कोई आदमी देखता था तो हमेशा कहीं ना कहीं सफाई करते रहते थे। यहाँ तक कि अपना पखाना भी वो खुद अपने हाथ से उठा करके बाहर फेंकने जाते थे। और बहुत मेहनती आदमी, उनका वो चलने का स्पीड देखिए। प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होता है? प्रॉब्लम वहाँ शुरू होता है जब भगत सिंह की फांसी वाली बात आती है या सुभाष चंद्र बोस का क्रांति की बात आती है। वहाँ पर गांधी जी ने उन दोनों का सहयोग नहीं किया। ये लोग गरम दल वाले, सुभाष चंद्र बोस, भगत जी, या जो कुछ भी इस मामले में आप सभी जानते हैं, तो वहाँ पर गांधी जी को ये भी बुझे, ये मेरा अपना है सर, कि मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी के मामले में हम लोग अंग्रेज से आगे नहीं थे, अंग्रेज हमसे बहुत आगे थे। और अगर हम अंग्रेज को एक मारेंगे तो अंग्रेज 10 मारेंगे, इतनी ताकत उनके पास थी। और आपने देखा ही है जालियांवाला बाग में क्या हुआ था, पूरे जालियांवाला बाग को घेर कर सैकड़ों हजारों की हत्या हुई थी कि नहीं? तो अगर आप लोग ताकत से लड़ने चलेंगे तो गांधी जी को लगता होगा कि ये ताकत से तो अंग्रेज बहुत आगे हैं, उनके पास बंदूक है, तोप है, टेक्नोलॉजी है। इसलिए मुझे लगता है, ये मेरा अपना है, इसके लिए आप लोग जो कुछ भी मेरा विरोध करेंगे मैं सुनने को तैयार हूँ, कि उन्होंने भगत सिंह और सुभाष के मामले में हुआ, जहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पर मैं भी कहता हूँ मैं सहमत नहीं हूँ गांधी जी से। उसके बाद बात आता है, वो आखिरी बात ही कर लीजिए कि देश के बंटवारे के मामले में। देश के बंटवारे के मामले में जो भी हुआ, देश के 2 टुकड़े हो गए, पूरा भारत पाकिस्तान एक ही था। तो इसका समाधान मेरे मन में एक है जो मैं बिल्कुल अंत में कहूँगा, कि देश का जहाँ बंटवारा होता है उनके अपने शौक से नहीं होता है। परिस्थिति आती है जहाँ पर जिन्ना अलग ही देश चाहते हैं, जो भी हुआ लोग बट गए। और वहाँ पर ये बात जो आती है कि मुस्लिमों ने भी देश की लड़ाई के लिए, आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी, तो कुछ उसमें से यहाँ रहना चाहते थे, जाना चाहते थे। ये बहुत जटिल मामला है। इस पर एक 15 साल के बच्चे ने मुझसे कहा था कि यह गांधी जी ने ठीक नहीं किया। और आप सब भी जानते हैं, आप सब क्या सोचते हैं। और मुझे भी लगता है कि चलिए मानते हैं कि हमारे देश में हजारों साल पहले हिंदू रहे होंगे या सनातनी रहे होंगे। जब मुग़ल आए उसके बाद से वहाँ से मुस्लिमों का प्रवेश हुआ है। कितने मुग़ल आए? 5,000, 50,000, 5 लाख, कितने मुग़ल आए? आज 30 करोड़ आबादी है मुस्लिमों की। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि ये सब हमारे भारत की संतान है? तो इस मामले में जो भी डिसीजन लिया गांधी जी ने, देश का बंटवारा और हिंदू मुस्लिम का अलग करने में, इस बारे में आप लोग हमसे बेहतर जानते हैं। मेरे मन में था वो मैंने आपसे कही, और इसका एक समाधान मेरे मन में अभी भी है और अभी है। ऐसा हुआ कि हम लोग भी, मेरे पिताजी ने हम 2 भाइयों को अलग कर दिया, अलग अलग मकान दे दिया रहने के लिए। लेकिन हम दिन भर अपने भाई के मकान में आते जाते रहते हैं, रहते भी हैं, खाते पीते भी। मेरा बेटा तो वही सो जाता है, मेरी बेटी भी आती जाती है। तो अगर हम दोनों भाई आपस में प्रेम से एक दूसरे के घर में भी रहते हैं तो हर्ज क्या है? प्रॉब्लम तब होता है जब हम अपने भाई के घर में रहें और भाई कहे कि भाई तुम्हारा तो अलग घर है, फिर यहाँ क्यों रह रहे हो, और उनके नाक में दम कर दें, उपद्रव मचा दें, परेशान कर दें, तब प्रॉब्लम होता है। अगर मैं अपने भाई के साथ प्रेम से उठता बैठता हूँ, रहता खाता पीता हूँ, तो कहाँ गलत है? मेरा समाधान यही है कि भारत और पाकिस्तान, बांग्लादेश सब एक था, और बंटवारे के बाद मुस्लिम उधर गए, हिंदू यहाँ रह गए। जो भी हुआ, जो जहाँ है, अगर इस पूरे देश को अपना वतन मान सके और आपस में प्रेम से रहे तो गलत क्या है? मेरे जितने भी दोस्त हैं, नाम गिना सकता हूँ, हसन है, इकबाल है, तनवीर है, कितने सारे दोस्त हैं हम लोग बचपन से, आरिफ है, भाई भाई की तरह रहते हैं, कहाँ प्रॉब्लम है? और बुरे लोग सभी कौम में होते हैं, हिंदू में भी बुरे लोग होते हैं और मुस्लिम में भी होते हैं। वो उनके खिलाफ तो मैं हमेशा हूँ। ऐसा नहीं कि हिंदू में सब लोगों ने मुझे बहुत प्यार किया, वहाँ भी मिले हैं जो मुझे परेशान कर रहे हैं, और मुस्लिम ऐसे भी है जो भाई की तरह हमेशा मेरा साथ दिए हैं और देते रहते हैं। तो हिंदू मुस्लिम के मैटर पर तो हम यही कहेंगे कि गांधी जी की जो गलती है वो आप सब समझते हैं। मुझे यही कहना है, अगर आप इस देश को अपना समझ करके एक साथ तो रहते ही हैं, अगर मिलजुल कर प्रेम से रहें तो यही समाधान है। जैसे मैं अपने भाई के साथ प्रेम से रहता हूँ और हम सब भी भाई भाई की तरह रह सकते हैं। खैर, इससे जो आखिरी बात आ रही है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर गांधी जी गलत थे, लास्ट बात, आखिरी बात, अगर गांधी जी बिल्कुल ही गलत थे तो रविंद्रनाथ टैगोर जैसा समझदार आदमी, नोबेल प्राइज विनर, उन्होंने इनको नाम दिया था महात्मा, और महात्मा गांधी ने उनको नाम दिया था गुरुदेव। क्या रविंद्रनाथ टैगोर को दिखाई नहीं पड़ा कि गांधी जी सही आदमी नहीं है? फिर क्यों उन्होंने महात्मा कहा? और आज तक मैं भी इस वीडियो में महात्मा गांधी ही कह रहा हूँ। दूसरी बात ध्यान दीजिए कि महर्षि अरविंद घोष
जो तपस्या और ध्यान करते थे, अपने ध्यान ऊर्जा गांधी पर लुटाते थे और गांधी जी उनके ध्यान शक्ति से देश की लड़ाई लड़ते थे। क्यों अरविंद घोष अपना शक्ति बर्बाद कर रहे हैं गांधी जी के ऊपर में? उसके बाद से जो बड़े बड़े लोग थे उस जमाने के, चार्ली चैपलिन थे या और भी बहुत सारे बड़े बड़े लोग थे जिन्होंने गांधी जी को बहुत सम्मान दिया, इज्जत दिया। सबसे बड़ी बात कि ओशो ही, उनकी मुलाकात बचपन में हुई थी और गांधी जी के मरने के बाद भी वो समाधि में शामिल हुए थे। और एक जो सबसे बड़ा विवाद है गांधी जी के ऊपर में, उस पर मैं बोल के अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ। उनके जो किताब है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, एक्सपेरिमेंट विथ द ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, इसका एक प्रसंग को मैं उठाता हूँ, उसके बाद बात को ख़त्म करता हूँ। जहाँ एक जगह कहते हैं गांधी जी, उनके पिताजी की मृत्यु होने वाली रहती है और उनको लोग कहते हैं कि मोहन तुम इसी कमरे में रहना। ये थोड़ा सा विवादास्पद मामला है, इसको मैं छोड़ना चाहता हूँ। बस कुछ लोग जो गांधी जी को लड़कियों के फोटो और औरतों के साथ जोड़ते हैं, उस बारे में यही कहना चाहता हूँ कि अगर गांधी जी गलत थे तो क्यों परमहंस योगानंद जी, जो कि पूरी दुनिया में उनको जानती है, उन्होंने गांधी जी का वर्धा आश्रम में गांधी जी के चरण स्पर्श किए? क्यों परमहंस योगानंद जी ने गांधी जी का चरण स्पर्श क्यों किया? अगर गांधी जी बिल्कुल ही गलत और भ्रष्ट आदमी थे तो आप लोग जो औरतों लड़कियों के साथ जो बातें उठाते हैं गांधी जी का, ब्रह्मचर्य के विषय में जो कुछ भी गांधी जी कर रहे हैं वो एक अलग मैटर है। तंत्र के साथ मेरे प्रयोग, वो जो इस बारे में मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर परमहंस योगानंद जी कहते हैं, पैर छूते हैं वर्धा आश्रम में गांधी जी का, देवरा बाबा अपने किताब देवरा ज्ञान गंगा में कहते हैं कि मोहन बहुत प्यारी आत्मा है, वो गांधी जी को प्रेम करते हैं। मेहर बाबा जो गांधी जी को चिट्ठी लिखते हैं कि ध्यान करिए, तो मेहर बाबा ध्यान दे रहे हैं, देवरा बाबा प्रेम कर रहे हैं, ओशो जैसे आदमी रोते हुए गांधी जी के शव यात्रा में शामिल हो रहे हैं। तो मुझे यही कहना है कि गांधी जी कहीं ना कहीं अपनी जगह पर एक प्रयोग कर रहे हैं। बात को मैं ख़त्म कर रहा हूँ। अब उनके पुण्यतिथि कल 30 जनवरी पर मैंने बहुत कुछ बोला और आप सभी लोग को अगर बुरा लगा है तो आपके कमेंट्स का मैं इंतज़ार करूँगा। मैं यही करना चाहता हूँ कि अगर किसी आदमी ने आपको कुछ भला भी किया हो और कुछ बुरा भी किया हो तो उसकी भलाई को भी याद करें। और हम तो सब जानते हैं ये आदमी का फितरत है, आदमी का स्वभाव है कि आप आदमी के साथ 100 बार अच्छा करिए, आपके साथ 100 बार, आप किसी के साथ 100 बार अच्छा करिए और आप एक गलती कर दीजिए तो लोग आपकी गलती को याद रखते हैं। तो जहाँ तक हो सके मैं जहाँ जहाँ गलत हूँ आपके कमेंट्स का इंतजार करूँगा, स्वागत करूँगा। आज का दिन मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।